Good morning, students. Let's begin with the topic of making of the nationalism in Europe. So this is our second 2.2 topic. Means yeah, yesterday we had discussed the aristocracy and the middle class, in which we read about the all French because France से ही हम सब कुछ इसमें पढ़ रहे हैं. So here we are going to discuss about the nation state. So what did liberal nationalism stand for? सो नेशनलिज्म में जो है लिबरल लिबरल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट वर्ड है व्हेन वी स्टडी अबाउट नेपोलियनिक कोड. सो नेपोलियन को पढ़ते हुए हमें उसमें कुछ आइडियाज जो आएंगे वो लिबरल वो क्या दिखाते हैं कि लिबरल किस चीज़ में लिबरल हुआ नेशनलिज्म. सो एज वी नो लिबरल का मतलब क्या है फ्री होना या फिर आपको फ्रीडम प्रोवाइड करना, अच्छे लॉ मिल जाना, ठीक है, या आप अपनी मर्जी मुताबिक जो है अपना बिजनेस कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेंसरशिप नहीं है, लाइक ऑल. सो लेट्स बिगिन. Ideals of national unity and early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. पूरे यूरोप में इस तरीके के आइडियोलॉजी मतलब इस तरीके का एक आदर्शवाद स्थापित हो रहा था जो क्योंकि लिबरलिज्म था. एंड द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट एंड लिबर मीनिंग फ्री. कहाँ से लिया गया है वर्ड? फ्रॉम लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब ही था फ्री, मीनिंग फ्री. So for a new middle class, liberalism stood thus freedom and individual and equality to of all of before the law. फिर दूसरा है जब लिबरल है सो क्या है? फ्रीडम है. तो ये फ्रीडम किसके लिए है? फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ बिफोर द लॉ, सबके लिए. पॉलिटिकली इट एम्फसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कॉन्सेंट. सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म स्टैंड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी जाती है तो उसी टाइम से आगे तक जो सिस्टम चला उसको क्या कहा गया कि इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जिसमें कि ऑटोक्रेसी का मतलब होता है स्वे रूल, मतलब अपने आप शासन करना, ठीक है. तो ये इस चीज़ के लिए था कि लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि अफसरशाही खत्म हो गई थी. एंड clerical privileges on the constitution and representative government through parliament. और क्या शुरू हो गया? क्लैरिकल प्रोविजन, यानी कि जो ऑटोक्रेसी और क्लैरिकल मतलब अफसरशाही यानी कि नौकरशाही जिसको कहा जाता है, वो सब ये दोनों चीजें ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस वर फिनिश्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. और क्या शुरू हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो किसके अंडर में आ गया? गवर्नमेंट के आ गया. और क्या सिस्टम आ गया? पार्लियामेंट सिस्टम आ गया. नाउ 19th century liberal also stress the inviolability of the private property. इनवायबिलिटी का मतलब है बिल्कुल अच्छे तरीके से प्योर एंड रिफाइन वे में जो था, जिसको कोई हटा नहीं सकता था, तोड़ नहीं सकता था, हिला नहीं सकता था, इस तरीके का 19th सेंचुरी में लोगों के ऊपर एक तरीके से लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अधिकार था, अपनी प्रॉपर्टी पे. सो येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम रिमेम्बर करें फ्रेंच रेवोल्यूशन का लॉ जो भी नेशनल असेंबली के थ्रू आया था, थोड़ा सा बैक जाने की जरूरत है. नेशनल असेंबली में क्या क्या बना था? पैसिव सिटीजन आए थे. पैसिव सिटीजन में स्लेवरी तो कहीं नहीं गई, स्लेवरी वैसी ही थी वहां. दूसरा, विमेन क्या थे? देवर पैसिव सिटीजन्स. एंड द पीपल हु वर बिलो 25 years and old people, they were called the passive citizens. So you will recall the revolutionary, the France which marked the first political experiment in liberal democracy, and the right to vote and get elected was granted exclusively टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन. मतलब कौन वोट देगा? प्रॉपर्टी ओनिंग मैन वोट देंगे. मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स. जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमें याद करना है, ठीक है. उसी से हमें आइडिया आएगा कि हम इसमें लिबरलिज्म कहाँ पढ़ रहे हैं. So only for a brief period under Jacobin did all the adults male enjoy suffrage. All adults male. तो यहाँ पर मेल की ही बात है, वहां वो enjoy कर रहे थे. However, Napoleonic Code went back to limit suffrage and reduce the women
to the status of minor and subject to the authority of the fathers and husband. Throughout the 19th century, early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding the equal political right. तो इनको कहीं से कहीं हद तक कुछ भी राइट्स नहीं मिले। ये पूरा 19th सेंचुरी और इनिशियली 20th सेंचुरी में अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे। कौन? नॉन प्रॉपर्टीड पीपल और विमेन। ठीक है, they were all fighting for their rights. So in economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets. इकोनॉमिक स्फेयर, अब हम इकोनॉमिक स्फेयर की बात कर रहे हैं। वहाँ लिबरलिज्म कितना था? देखिए, हम 3 फेसेस में पढ़े। सो पहले वाले फेसेस में आपका लिबरलिज्म कहाँ है? आज़ादी है। किसके लिए है? प्रॉपर्टीड, प्राइवेट प्रॉपर्टीड के लिए लिबरलिज्म अच्छा था, फिर विमेन के लिए अच्छा नहीं था और नॉन प्रॉपर्टीड के लिए अच्छा था। अब हम बिजनेस क्लास की बात कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये आपका थर्ड है। थर्ड कैटेगरी में हम क्या डिस्कस करेंगे? इकोनॉमिक स्फेयर में। इकोनॉमिक स्फेयर का मतलब जो बिजनेस क्लास थे, ट्रेड पर्सन्स थे। सो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स and the abolition of state imposed the restriction on the movement of goods and capital. मतलब यहाँ पर अगर हम मार्केट की फ्रीडम की बात करें, एबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल, तो यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो मूवमेंट पर हटा लिए गए थे। कैसे? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ emerging middle class. Let us take the example of German-speaking region in the first half of 19th century. Like Napoleonic administration measure had created out of countless small principalities and the confederation of 39 state. यहाँ कॉन्फेडरेशन की बात हो रही है, जर्मन की बात हो रही है। जर्मन एक ऐसा अंपायर था जो 39 कॉन्फेडरेशन में बटा हुआ था। मतलब वहाँ पर प्रिंसिपैलिटीज का मतलब उसके प्रधान क्षेत्र थे कौन से? 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है मेनली यूनियन, संघ, या फिर जिसको हम कहेंगे कि हिंदी में अगर हम कहें तो मंडल भी कह सकते हैं उसको। मतलब इतने क्षेत्रों में बटा हुआ था। इसको यहीं तक करते हैं बिकॉज वीडियो विल बी लेंथियर, सो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। ओके।